गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 9 से में कल तक जहाँ तक चर्चा कर चुके थे, पढ़ाई हो चुकी थी, आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आगे है फिगर 2 shows how the system of state in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. फिगर 2 में इस चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरह से फ्रांसीसी समाज को संगठित किया गया है। 3 स्टेट किस पोजीशन पर है, समाज का जो स्ट्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं स्तरीकरण, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास का क्या ड्यूटीज़ है, क्या उसके वर्क्स हैं, इसके बारे में और किस तरह से समाज को संगठित किया गया है इसके बारे में दिखाया गया है। फ्रेंच सोसाइटी में जितनी जनसंख्या थी उसके 90% किसान थे, नो डाउट, लेकिन 90% जनसंख्या में रहते हुए, संख्या बल में अधिक रहते हुए भी उनको ज़मीन पर हिस्सेदारी, ज़मीन पर मालिकाना हक बहुत कम मिला हुआ था। About 60% of the land was owned by the nobles. आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रेंच सोसाइटी में जितना ज़मीन था लगभग 60% के मालिक केवल नोबल थे, मतलब जो धनी समृद्ध इलिट क्लास के लोग थे उनके पास था। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ देयर थर्ड स्टेट, 60% ज़मीन के मालिक नोबल थे, चर्च थे या अन्य जो धनी सदस्य थे वो बने हुए थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। इस तरह से ये सदस्य 2 वर्ग में थे, पहला क्लर्जी और दूसरा नोबिलिटी। एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, ये दोनों मेंबर जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, मतलब जमींदार वर्ग, और क्लर्जी आते थे जो चर्च में पुजारी का काम करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे, उसको क्लर्जी कहा जाता था। ये दोनों ही 60% ज़मीन के मालिक बने हुए थे और बाय बर्थ प्रिविलेज, जन्म सिद्ध वो अपना लाभ ले रहे थे, वो टैक्स पे ही नहीं थे, उनको टैक्स देने से कोई सरोकार नहीं था, केवल जातिगत आधार पर उनको लाभ लेना था, मुनाफा कमाना था, उनको टैक्स देने से या कोई भी अन्य सामाजिक सरोकार से उनको कोई मतलब नहीं था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। उनका मुख्य काम बस सरकार से जितना टैक्स मिलता था, सरकार को जितना टैक्स, स्टेट को जितना टैक्स देना था उसका वो लाभ लेते थे, उसका वो मुनाफा कम खाते थे। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, पहले भी हम बता चुके हैं कि नोबल क्लास के जो लोग थे वे जमींदारी सुविधा का लाभ लेते थे, मतलब बाय बर्थ प्रिविलेज का लाभ लेते थे, मतलब जातिगत वो लाभ लेते थे। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, वे लोग किसानों से घृणा करते थे। पीजेंट्स वेर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड्स, किसानों को अपने मालिक जमींदार के प्रति लॉयल रहना पड़ता था, उनका हर कथन उनके लिए नियम कानून के रूप में मानना पड़ता था। टू वर्क इन हिज हाउस एंड द फील्ड, वो गरीब किसान उस जमींदार के घर में और उसके खेतों में जाकर काम करते थे। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, वह सेना में भर्ती होकर के उनके आदेश का पालन करते थे। फिर कहीं भी पुल सड़क बनाने का काम होता था तो उनमें एज ए लेबर वो काम करते थे। इस तरह से थर्ड स्टेट के जो लोग थे गरीब किसान गुरबा लोग, बहुत ही दबे कुचले, जिस तरह से एशिया महादेश में भारत जैसे सब कॉन्टिनेंट में स्थिति थी, वही स्थिति कमोबेश फ्रेंच सोसाइटी में थर्ड स्टेट वाले लोगों का था। और ये 2 जो महत्वपूर्ण वर्ग थे, द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, वो बाय बर्थ प्रिविलेज डोमिनेंट क्लास से आते थे और वो केवल लाभ
लेते थे। सारी सुविधाओं का जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में उपभोग करते थे। उनको ना कोई टैक्स देने से कम था, न उनको कोई सामाजिक सरोकार से संबंध था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर्स टैक्सेस कॉल्ड टीथे फ्रॉम द पीजन। चर्च अपना स्पेशल किसान के से अपना टैक्स वसूल करता था, उसको टीथे कहा जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट, दिस इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेले। और थर्ड स्टेट के सभी लोगों को एक राज्य को या सरकार को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, जिसको टेले कहा जाता था। इस तरह से आप पहले न्यू वर्ड्स के बारे में जान लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। कल जैसे चर्चा किए थे लिब्रे का, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी, मुद्रा थी, जो 1794 ईस्वी से पहले तक फ्रांस की करेंसी के रूप में काम करती थी। दूसरा पॉइंट है क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। जैसे इस्लाम धर्म में जो काम मुल्ला मौलवी करते हैं, हिंदू सनातन धर्म में जो काम पंडित करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, उसी तरह ईसाइयों में जो मंदिर के रूप में चर्च होते थे, उसमें काम करने वाले क्लर्जी वर्ग कहलाते थे। उसके बाद दो तरह के टैक्स का इसमें उल्लेख किया गया, टीथे और टेले। जो चर्च उपज का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो 1/10 मतलब 10वां हिस्सा जो लेते थे चर्च अपने अंतर्गत रखता था, वो टीथे कहलाता था। और जो स्टेट डायरेक्ट टैक्स लेता था वो टेले कहलाता था। न्यू वर्ड्स के रूप में आपको याद रखने हैं, यह बहुत ही ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे है एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट और टोबाको। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में थर्ड स्टेट गरीब गुरबा किसान के लोगों को डेली जो जमींदार वर्ग यूज करते थे, नमक, तंबाकू या अन्य कोई उपयोगी घर के उपयोगी सामान, उनको स्वागत सत्कार में प्रसन्नार्थ दिया जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। इस तरह से आर्थिक रूप से सारी गतिविधियों का बोझ थर्ड स्टेट के केवल थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर दे दिया गया था, जिससे वो कर्ज तले, आर्थिक बोझ तले हमेशा दबे रहते थे। अगला पॉइंट है द सर्वाइव, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, जीवन जीने के लिए संघर्ष। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1750 टू 18 मिलियन इन 1789। बच्चों यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1715 ईस्वी से लेकर 1789 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी जनसंख्या में अभूतपूर्व तेजी आई। 1715 ईस्वी में जो जनसंख्या 23 मिलियन थी, वह 1789 ईस्वी में 28 मिलियन हो गई। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। लेकिन जिस गति से जनसंख्या बढ़ गई थी, उसके अनुरूप अनाज का उत्पादन संभव नहीं हो पाया, इसलिए अनाज का डिमांड बढ़ गया। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड व्हिच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी लॉस रेपिडली। अनाज का दाम, आटा का दाम, रोटी का दाम अत्यधिक बढ़ जाने के कारण भारी संख्या में लोग भूखे मरना शुरू हो गए। मोस्ट वर्कर वेयर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। बहुत से मजदूर जो अपने मालिक के यहाँ दुकानों में एजेसर में काम करते थे, उनका वेतन तो फिक्स था, मेहताना फिक्स था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइस। लेकिन जो उन्हें मजदूरी मिलता था, मेहताना मिलता था, वेतन मिलता था, वो इस महंगाई के दौर में भोजन जुटा पाने में भी सक्षम नहीं हो पाता था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइंड। इसलिए व्यापक रूप से, बड़े ही विस्तृत रूप से अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ने लगी। थिंग्स बिकम वर्स
whenever drought or hail reduced the harvest पोजीशन खेती करने वालों की अत्यंत खराब हो गई. दिस लेड टू बी सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और यह एक तरह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस के रूप में माना जाने लगा. एक न्यू वर्ड में दिया है. सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेजर्ट. कहने का मतलब है जीविकोपार्जन, जो मूल रूप से जीने का जो साधन है, जीने के जो जरूरी सामान है, उस पर भी खतरा मंडराने लगता है, या खाने पीने के सामान अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति में मिलते हैं. ये जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जाना जाता है. समथिंग दैट अक्योर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड एज. इस तरह से 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते पूरे फ्रांसीसी समाज में आर्थिक समस्या अत्यंत सुरसा की तरह विकराल रूप धारण करने लगी. लोगों को खाने पीने का सामान भी दुभर होने लगा, जिसके कारण लोगों में आक्रोश और व्यवस्था के प्रति गुस्सा उभरना स्वाभाविक था, और आगे चल करके यही चीज़ सामने आया. टुमारो विल बी डिस्कस.